इस कहानी की शुरुआत होती है 1984 में, जब साइकिल बनाने वाली हीरो नाम की भारतीय कंपनी और मोटरसाइकिल बनाने वाली होंडा नाम की जापानी कंपनी दोनों एक साथ आकर एक नई कंपनी बना देते हैं, हीरो होंडा। ये वही हीरो होंडा है जिसने सीडी 100, स्प्लेंडर, पैशन, सीवीजेड जैसे बाइक लॉन्च करके भारतीयों को बाइक्स का दीवाना बना दिया और बाइक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में दुनिया की नंबर 1 की कंपनी बनकर इतिहास रच दिया। लाखों बाइक्स बेचने के बाद, करोड़ों रुपए मुनाफे में कमाने के बाद और 26 साल से एक साथ रहने के बाद भी ये दोनों कंपनियां अलग क्यों हुई? इसके पीछे क्या कारण था? क्या किसी ने धोखा दिया कि ये एक ज़रूरत थी? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहे। हीरो और होंडा ये दोनों कंपनियां एक होने से पहले हीरो कंपनी भारत में सिर्फ साइकिल बनाकर बेचती थी। इस कंपनी की स्थापना बृजमोहन मुंजाल और उनके 3 भाइयों ने मिलकर 1956 में लुधियाना में किया था। बृजमोहन मुंजाल और उनके तीनों भाई पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान से भारत में आए थे। उस समय हीरो की साइकिलें इतनी पॉपुलर थी कि 1986 में सबसे ज़्यादा साइकिल बनाने वाली कंपनी के रूप में हीरो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। सिर्फ साइकिल बेचने में बृजमोहन मुंजाल संतुष्ट नहीं थे, उनके सपने और भी बड़े थे, इसलिए वो एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। और वहीं पर दूसरी ओर 1946 में जापान में पैदा हुई होंडा कंपनी ने बाइक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में काफ़ी नाम कमाया था और दुनिया के कई देशों में एक्सपांशन करने के बाद ये कंपनी भारत में आना चाहती थी। लेकिन उस समय विदेशी कंपनियों को इंडियन मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, इसलिए वो भी एक अच्छे पार्टनर की तलाश में थे। सबसे पहले तो उन्होंने उस वक्त की टॉप की कंपनी बजाज से पूछा, लेकिन बजाज ने पार्टनरशिप के लिए मना कर दिया, इसलिए वो हीरो के पास आए। हीरो ने हाँ कर दी, सुलह हुई और एक नई कंपनी बन गई जिसका नाम था हीरो होंडा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत हीरो कंपनी का काम था बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और बाइक्स बेचना, और वहीं पर होंडा कंपनी की जिम्मेदारी थी इंजन का निर्माण करना। इसी समझौते के साथ दोनों कंपनियों ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने हरियाणा में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उस समय 2 व्हीलर सेगमेंट में इंडियन मार्केट में सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, काइनेटिक की लूना और बजाज का स्कूटर। बाइक सेगमेंट में इस नीड और गैप को भांपते हुए हीरो होंडा ने 1985 में उस समय की शानदार सी सीडी 100 ये अपनी पहली बाइक लॉन्च कर दी। फिल इट, शट इट एंड फॉरगेट इट, इस तरह की कैची टैगलाइन देकर और सलमान जैसे हैंडसम एक्टर को साथ लेकर उन्होंने इसकी जमकर मार्केटिंग की। अपनी दमदार ड्राइविंग, अट्रैक्टिव लुक्स और पॉकेट फ्रेंडली होने की वजह से इस बाइक को भी लोगों ने पसंद किया और देखते ही देखते लूना और स्कूटर के मुकाबले में सीडी 100 ये बाइक लोगों की पहली पसंद बन गई। कुछ दिनों के बाद इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के भाव बढ़ने की वजह से स्पेयर पार्ट्स का इंपोर्ट करना बहुत महंगा हो गया था और दूसरी ओर दूसरी कंपनियां भी बाइक सेगमेंट में एंट्री कर रही थी, जैसे कि बजाज, टीवीएस, सुजुकी और यामा। लेकिन ये सभी कंपनियां सिर्फ शहरी ग्राहकों पर फोकस कर रही थी। हीरो होंडा ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया था। उनका कस्टमर बेस रूरल एरिया में बड़े पैमाने पर था, इसलिए हीरो होंडा के बाइक्स न केवल शहरों में बल्कि पूरे भारत में बेचे जाते थे। अब गाँव में कस्टमर की बड़ी संख्या होने के कारण और स्पेयर पार्ट्स की कीमत बढ़ने के बावजूद भी हीरो होंडा के लिए अपनी बाइक की कीमत बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए हीरो होंडा को उस समय भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन 1990 में डॉलर एक्सचेंज रेट रेगुलेट होने के कारण सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी और सेल्स भी बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी हीरो होंडा उस वक्त की नंबर 1 कंपनी बजाज से काफ़ी पीछे थी। 1996 में बजाज ने 12,30,000 बाइक्स बेचकर 2638 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था, वेराज हीरो होंडा ने सिर्फ 2,70,000 बाइक्स बेचकर 743 करोड़ रुपीस का टर्नओवर किया था। 1996 में बजाज के कंपैरिजन में 4 गुना छोटी रह चुकी हीरो होंडा ने आखिरकार 1999 में जेट सेट गो कहते हुए अपनी नई स्टाइलिश स्प्लेंडर बाइक लॉन्च कर दी और साल 2000 में 10 लाख से भी ज़्यादा बाइक्स बेचकर वो भारत की और दुनिया की नंबर 1 बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। हालांकि यहाँ तक तो ऊपर से सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से बहुत कुछ ठीक नहीं था। दोनों कंपनियों के बीच कई मुद्दों पर विवाद हुए और इसकी 3 वजह थी। पहली वजह यह थी कि भारत के मार्केट पर कब्जा करने के बाद हीरो कंपनी बाइक्स को दूसरे देशों में बेचना चाहती थी, लेकिन होंडा कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इंडियन कॉन्टिनेंट को छोड़कर हीरो होंडा को अपनी बाइक्स को दूसरे देशों में बेचना मना था।
उस समय पूरी दुनिया में होंडा के बाइक्स की ही मोनोपोली थी और वो पूरा मार्केट अकेले होंडा कंपनी के पास थी। होंडा कंपनी नहीं चाहती थी कि हीरो होंडा के ग्लोबल मार्केट में आने की वजह से वो अपना मार्केट शेयर खो दे, इसलिए वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेकर एक्सपांशन के लिए मना कर देते। दूसरा कारण ये था, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हीरो केवल स्पेयर पार्ट्स बनाती थी और होंडा इंजन का सारा काम देखती थी। हीरो भी अपनी खुद की इंजन निर्माण करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इंजन के R&D पर खर्च कर रहे थे, जो होंडा को पसंद नहीं था। हीरो का ऐसा करने से हम पर उनकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी और आगे जाकर हमसे ही कंपटीशन करेगी। इसी डर की वजह से होंडा कंपनी हीरो के इंजन की R&D का विरोध कर रही थी और इसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट का ही आधार ले रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि दोनों कंपनियां एक दूसरे को कॉम्पीट करें, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे। और थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न यह है कि हीरो के अलावा अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए 1999 में होंडा ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड इस नाम की अपनी एक नई कंपनी शुरू की थी और ऑफ कोर्स ये बात हीरो को हजम नहीं हुई थी। एक्चुअली देखा जाए तो इस मामले में होंडा की हालत चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में ऐसी थी। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें हीरो की ओर से हर एक सेल पर 4% का रॉयल्टी कमीशन मिलता था। इंटरनेशनल मार्केट में तो वो पहले से ही काम कर रहे थे और वहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे जमा रहे थे और अब तो होंडा एक्टिवा स्कूटर लॉन्च करके उन्होंने भारत में अपना सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट भी बना लिया था। वैसे देखा जाए तो होंडा एक्टिवा के साथ साथ हीरो होंडा का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, अनबन होती थी। बिजनेस में पैसा था लेकिन शांति नहीं थी। हर दिन लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, ये जानते हुए दोनों कंपनियों ने लास्टली 2010 में अपने 26 साल पुराने पार्टनरशिप को समाप्त करते हुए अलग होने का फैसला किया। वैसे देखा जाए तो अलग होने का फैसला दोनों के लिए फायदेमंद रहा। कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के कारण हीरो के लिए इंटरनेशनल मार्केट अब खुल गया। हर सेल्स के पीछे 4% रॉयल्टी फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी और अब वो स्पेयर पार्ट से लेकर इंजन तक सब कुछ खुद बनाने जा रहे थे। और दूसरी ओर होंडा को भी अब हीरो की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त जब 1984 में विदेशी कंपनियों को भारत में डायरेक्ट एंट्री नहीं थी, तब होंडा ने हीरो के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि गांव-गांव में साइकिल बेचने के कारण हीरो का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत मजबूत हुआ था। अब इतने सालों तक भारत में कारोबार करने के बाद होंडा ने भी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया था और एग्रीमेंट से बाहर निकलने के लिए हीरो ने उस समय $1.2 बिलियन की ऑफर दी थी, मतलब उस समय के हुए 5,500 करोड़ रुपए। होंडा को भी अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने पैसे ले लिए और खुशी खुशी अलग हो गए। अलग होने के बाद कई लोगों ने सोचा था कि होंडा के बिना हीरो की कुछ खैर नहीं है, थोड़े ही दिनों में हीरो का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा और होंडा उसे अपने कब्जे में ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। होंडा से अलग होने के बाद हीरो ने सबसे पहले अपनी इमेज बदलने पर फोकस किया। एक नया लोगो, नया डिज़ाइन और हम मैं हीरो, ये नया टैगलाइन बनाकर उन्होंने सबसे पहले खुद का मेकओवर किया। उनके अब तक की सबसे सफल बाइक स्प्लेंडर का भी उन्होंने मेकओवर करने का फैसला किया। इसलिए वो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर आई स्मार्ट, स्प्लेंडर प्रो क्लासिक, स्प्लेंडर BS6 जैसे नए मॉडल लेकर आए और टैगलाइन दिया, भरोसा है, समझौता नहीं। इसका मतलब था कि होंडा को छोड़ देने के बावजूद हमने इंजन निर्माण में समझौता नहीं किया है, क्योंकि हमें खुद पर विश्वास था, भरोसा था और हमने कर दिखाया। ये सब कुछ करके हीरो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी का संदेश देने में सफल रहा। वहीं पर दूसरी ओर हीरो मेस्ट्रो, ग्लैमर, प्लेजर, HF डिलक्स, पैशन प्रो जैसे नए बाइक्स और नए डिज़ाइन को लॉन्च करके उन्होंने ये साबित किया कि हीरो का अभी भी भारतीय बाजार में डंका बजता है। और वहीं पर होंडा दूसरे नंबर पर है। जनवरी 2021 में हीरो मोटोकॉर्प की अब तक की टोटल सेल्स 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई है और 10 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली ये दुनिया की पहली और एकमात्र बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 2021 में हीरो मोटोकॉर्प ने टोटल 45,46,000 बाइक्स बेचकर 31,570 करोड़ रुपीस का टर्नओवर किया था। हीरो होंडा की इस केस स्टडी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात यह है, बिजनेस में पार्टनरशिप करते वक्त हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल शेयर्स होनी चाहिए। पार्टनरशिप करते वक्त केवल जरूरत के बारे में सोचने के बजाय फ्यूचर में कितना स्कोप है ये भी सोचना चाहिए। उस समय की सिचुएशन को देखते हुए हीरो और होंडा दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन आगे जाकर जब हीरो को ये रियलाइज हुआ कि फ्यूचर में तो होंडा को ही ज़्यादा स्कोप है, तब उन्होंने पार्टनरशिप को तोड़ने का फैसला किया।
दूसरी बात यह है कि पार्टनरशिप टूटने के बाद आपका एक्स पार्टनर यही आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है और उसे कॉम्पिटिटर के रूप में देखने में ही दोनों की भलाई है, तभी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो सकती है। हीरो और होंडा इनकी साझेदारी टूटने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने लगे, दुश्मन के रूप में झगड़ने नहीं लगे। कम्पीट कर रहे थे इसलिए तो हीरो आज नंबर 1 की कंपनी है और होंडा नंबर 2 पे है। अगर वो दुश्मन के तौर पर झगड़ते रहते तो कोई तीसरा ही आकर नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर लेता। और तीसरी बात यह है, इंसान को बिजनेस में ईमानदार होना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत भोला भी होना चाहिए, इनोसेंट भी होना चाहिए। ब्रिजमोहन मुंजाल अपने पार्टनरशिप को निभाने के लिए बहुत ईमानदार थे, लेकिन एट अ टाइम वो उतने भोले भी नहीं थे। अगर भोले होते तो अपनी खुद की अलग पहचान बनाने के लिए वो इतना मशक्कत करते ही नहीं, चलने देते जो चल रहा था। दुनिया जीतने वाली हीरो होंडा की अफेयर से लेकर ब्रेकअप तक की ये कहानी आपको कैसे लगी, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यूट्यूब बाबा हम पे खुश हो जाए और उनके ज़रिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पुश हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।